Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now the science and technology related current affairs that we are going to cover in this video would be from 12th of August to 18th of August. Alright, so without further ado, let's begin by taking a look at the issues that will be covered in this video. Alright, so issues to be covered. एक तो हम करेंगे पर्सिड्स मीटियोर शार. नाउ इसमें हम कवर करेंगे कि एक मीटियोर शार होता क्या है और ये जो पर्सिड नाम का मीटियोर शार है ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये देखेंगे. देन ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज हैज ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर. तो ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज से रिलेटेड ना न्यूज आई है, तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है और सीरीज के अलावा और कौन से ड्वार्फ प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, प्रीलिम्स में जनरली इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, व्हाट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम इसमें कवर करेंगे. अच्छा, तीसरी न्यूज़ भी स्पेस से रिलेटेड ही है. एक और गैलेक्सी मिली है साइंटिस्ट को अभी, जिसको बेबी मिल्की वे कहा है इन्होंने. बेबी मिल्की वे डिस्कवर्ड 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे. तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है बट थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे. देन मार्स के ना 2 मून है, डीमोस एंड फोबोस, तो उनके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे. ये डिस्कवर कब हुए थे, किसने डिस्कवर करे थे. तो ये 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये 4 छोटे छोटे इश्यूज हैं स्पेस से रिलेटेड. ऑलराइट, ये कवर करेंगे हम. देन 5th न्यूज़ टॉपिक होगा हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स सेलिब्रेट्स फाउंडर्स डे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपका जो मेंस का सिलेबस है ना उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय इंडियन साइंटिस्ट है. ठीक है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो फाउंडर थे ना उनकी कंट्रीब्यूशन को हम देखेंगे. वेणु बापू करके थे, डॉक्टर वेणु बापू, उनकी कंट्रीब्यूशन को हम देखेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में एग्जैक्टली लिख दिया हुआ है कि इंडियन साइंटिस्ट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं. और एंड में हम देखेंगे कोविड-19 अपडेट्स. ऑलराइट, सो सबसे पहला इशू हम स्टार्ट करते हैं, पर्सिड्स मीटियोर शार. पर्सिड्स मीटियोर शार, ये न्यूज आई थी इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड सीरीज में. द पर्सिड्स मीटियोर शार सेट टू पीक इन मिड अगस्त. ऑलराइट, तो एक बारी देख लेते हैं न्यूज क्या है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे मीटियोर शार होते क्या हैं. ऑलराइट, चलिए. द पर्सिड्स मीटियोर शार इज गोइंग टू बी एक्टिव फ्रॉम 17th to 26th of August. This annual celestial event is considered to be the best meteor shower thanks to the many bright meteors and fireballs shooting through the sky, making it easy for the people to watch it from the earth. Now meteor shower दिखता कैसे है, जनरली आप इधर देख सकते हो इस फोटो में. जैसे मीटियोर शार को ना, या मीटियोर जो होता है उसे हम टूटता तारा भी कहते हैं देसी लैंग्वेज में. टूटता तारा मतलब यू फील कि एक ना बॉल ऑफ फायर है जो आपके स्काई में गिर रही है, जैसे कि कोई तारा टूट गया हो और वो नीचे गिर रहा है. ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो बॉल ऑफ फायर गिरती जा रही है और बहुत सारी बॉल्स ऑफ फायर अगर एक साथ गिर रही हैं तो उसे हम मीटियोर शार कह देते हैं. ठीक है, अगर एक ही बॉल ऑफ फायर जा रही है तो उसे हम मीटियोर कह देते हैं. नाउ 17th अगस्त से 24th 25th या 26th अगस्त तक, जितना 26th अगस्त तक आपको एक मीटियोर शार दिख सकता है नाइट स्काई में, जिसका नाम है पर्सिड्स मीटियोर शार. ठीक है, नाउ मीटियोर शार दिखता ऐसे है. ठीक है, काफी, और ये पर्सिड्स मीटियोर शार जनरली होगा 17 to 26th अगस्त. नाउ क्वेश्चन बेसिक जो उठता है ना सबके दिमाग में वो ये है कि मीटियोर क्या होता है और मीटियोर शार क्या होता है, और ये जो पर्सिड्स मीटियोर शार है ये कहां से आ रहा है, ये 17 से लेके 26 अगस्त को क्यों दिखेगा अर्थ पे. क्लियर, तो वो देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी शुड बी फेमिलियर विद, तभी आपको ये समझ आएगा कि मीटियोर शार होता क्या है. नाउ स्पेस में ना ऐसे रॉकी से ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं. ठीक है, जिन्हें हम मीटियोरॉइड कहते हैं. मीटियोरॉइड क्या होगा, ऐसे जैसे आपका स्पेस है, अब सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन है और प्लैनेट्स हैं, बट प्लैनेट्स के अलावा ना ऐसे अनइवन से रॉक्स भी घूम रहे हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी रॉक्स घूम रहे हैं. एक तो बड़ी बड़ी रॉक्स की बेल्ट है जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जो है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी रॉक्स ही हैं, ऐसे चक्कर लगाई जा रही हैं सन के अराउंड. ठीक है, अच्छा, कई बारी क्या होता है कि ना जो कॉमेट होता है, आपको याद होगा हमने पिछली से पिछली वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉमेट करा था. तो कॉमेट जो होता है ना वो अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है. जब वो सन के पास पहुंचता है ना तो उसका कुछ सरफेस मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है. ठीक है, और वो स्पेस में फ्लोट करता रहता है.
ठीक है। नाउ जब अर्थ उस जो स्पेस में फ्लोट कर रहा है टूटा हुआ सब्सटेंस कॉमेट के, जब वो अर्थ उसके ऑर्बिट जब वो अर्थ उसके पास आ जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ चक्कर लगा रही है और अर्थ एकदम से आ गई, ये जो टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है स्पेस में फ्लोट कर रहा है, एकदम से अर्थ इनके बीच में चली जाती है, तो इनमें से कुछ रॉक्स ना अर्थ पे गिरने लग जाते हैं, राइट। खैर, मीटियोरॉइड क्या होता है? A small body going in the solar system that would become a meteor if it entered the Earth's atmosphere. जो स्मॉल रॉक्स है ना स्पेस में, उन्हें हम मीटियोरॉइड कहते हैं। जब वो स्मॉल रॉक्स अर्थ पे गिरनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें हम मीटियोर कहते हैं। नाउ यही स्मॉल जो रॉक्स हैं, जब ये अर्थ पे गिरती हैं ना, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ पे गिर रही है, बट अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि उसकी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और इनमें आग लग जाती है। कोई भी चीज अगर अर्थ पे गिरेगी ना, तो एयर की इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी कि उसमें आग लग जाएगी, तो तभी आपको ये टूटता तारे दिखते हैं। ये ना रॉक्स हैं जो स्पेस में फ्लोट करती हैं, ये जब अर्थ पे गिरती हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इनमें आग लग जाती है और आपको फायर बॉल्स दिखती हैं ऐसे, तो इन्हें आप मीटियोर कहते हो। अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर फ्रॉम आउटर स्पेस दैट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिकमिंग इनकैंडेसेंट, मतलब ग्लो करना शुरू कर देता है, जल जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अपीयर्स अ स्ट्रीक ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, कई ये जो रॉक्स है ना, जब ये अर्थ पे गिरती हैं तो ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले पूरी की पूरी जल जाती हैं। ठीक है। बट कई बारी क्या होता है कि ये पूरी की पूरी जल नहीं पाती हैं, थोड़े से रॉक्स के टुकड़े रह जाते हैं और वो अर्थ पे ही गिर जाते हैं। तो जो बचा कुचा रिमेन होता है ना एक मीटियोरॉइड का, जब वो अर्थ पे गिर जाता है आधा जल के, उसे हम मीटियोराइट कहते हैं। तो जो स्पेस में ऑब्जेक्ट है उसे मीटियोरॉइड कहेंगे, जब वो अर्थ पे गिर रहा होगा जलते हुए उसे मीटियोर कहेंगे, और जो बचा कुचा डिब्री है वो जब अर्थ पे गिर जाता है, वो रॉक जो अर्थ पे गिर जाती है, उसे मीटियोराइट कहते हैं। अ पीस ऑफ रॉक और मेटल दैट हैज फॉलन टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटर स्पेस एज अ मीटियोर। Over 90% of meteorites are of rock, while the remainder consist wholly or partly of iron and nickel. कई बारी जो मीटियोराइट गिरते हैं ना, वो निकल के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। कहा यह जाता है कि अर्थ पे आयरन और निकल आया ही इन मीटियोर शार से है। ठीक है, कई लोग ऐसा मानते हैं। खैर, मीटियोर शार क्या होगा? These occur when the earth passes through a trail of debris left behind by a comet or a asteroid. जब स्पेस में ये जो रॉक्स हैं, अर्थ इनके रास्ते में आ जाती है। अर्थ तो चक्कर लगा रही है सन के राउंड। अब अर्थ जब इनके रास्ते में आ जाएगी ना, ये जो डिब्री फ्लोट कर रहा है स्पेस में, जब अर्थ इनके रास्ते में आ जाएगी तो अर्थ पे गिरना शुरू हो जाएंगे ये, और आपको मीटियोर शार दिखना शुरू हो जाएगा। राइट नाउ, ये जो पर्सिड्स है ना, ये पता है क्या है? एक कॉमेट था जिसका नाम था स्विफ्ट टटल। नाउ ये जो स्विफ्ट टटल कॉमेट था ना, ये जब सन के पास गया तो इसका आधा सब्सटेंस टूट गया, जल के टूट गया। सन के पास से जब ये गुजरा तो आधा सब्सटेंस रह गया ना। वो जो सब्सटेंस रह गया ना, स्मॉल स्मॉल रॉक्स के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक डिब्री, ये फ्लोट कर रहा है। अब जब 17 और 26 अगस्त को जब अर्थ पहुंचती है ना, जनरली अपने रेवोल्यूशन के दौरान एक एरिया में, वहां पे ये आपको इसके डिब्री मिल जाएगा ना। 17 से लेके 26 अगस्त तक ना, अर्थ इस डिब्री के बीच में घुस रही है। जब अर्थ चक्कर लगा रही है ना सन के अराउंड, तो इस डिब्री के बीच में घुस रही है, तभी ये पर्सिड मीटियोर शार हो रहा है। This meteor shower occurs when Earth passes through pieces of cosmic debris left behind by comet Swift-Tuttle. The cloud of debris is about 27 km wide and at the peak of display between 160 and 200 meteors streak through the Earth's atmosphere every hour. मतलब जब पीक पे होगा ये, तो आपको हर घंटे 200 के अराउंड मीटियोर्स दिखेंगे स्काई में। And as the pieces of debris traveling at some 2.14 lakh km per hour burn up a little less than 100 km above the earth's surface. 100 किलोमीटर above the earth's surface ये पूरे burn up भी हो जाते हैं। Perseids meteor shower peaks every year in mid-August. ठीक है, it was first discovered या first observed over 2000 years ago. Clear? चलो, द कॉमेट स्विफ्ट टटल। चलो कॉमेट स्विफ्ट टटल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी की टेंडेंसी क्या होती है, आसपास की चीजें, न्यूज से जो न्यूज के आसपास की चीजें हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Now the comet Swift-Tuttle, which was discovered in 1862 by Louis Swift and Horace Tuttle, takes 133 years to complete one rotation around the sun. तो 133 years में एक revolution complete होती है around sun.
The last time it reached its closest approach to the sun was in 1992 and will do so again in 2125 2125. तो अभी एक सेंचुरी पड़ी है. Every time comets come close to the sun, they leave behind dust that is essentially the debris trail which the earth passes through every year as it orbits around the sun. ठीक है, खैर ये हो गया आपका पर्सिड्स मीटियोर शार. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जिसका नाम है ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज. अब इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी द प्रिंट न्यूज़पेपर में. ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज हैज ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर अंडरनीथ इट्स सरफेस, नासा डेटा स्टडीज शो. नाउ ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट तो आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है. अर्थ एक प्लैनेट है, मार्स एक प्लैनेट है, बट कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कहते हैं. हम इसी अभी आगे देखेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट और प्लैनेट में क्या फर्क होता है. पहले न्यूज़ देख लेते हैं, ये जो न्यूज़ आई है प्रिंट में. The dwarf planet series is a water-rich world that holds large reservoirs of seawater beneath its surface, according to data from NASA's Dawn spacecraft. Now NASA ने ना एक मिशन भेजा था जिसका नाम था Dawn, 2009 के आसपास भेजा था. Now Dawn का काम ये था इस मिशन का कि ना dwarf planets को स्टडी करना है, ठीक है. तो सीरीज एक dwarf planet है जिसको स्टडी करा था और नासा के Dawn spacecraft ने बताया है कि सीरीज जो है ना, ये जो dwarf planet है, इट इज वाटर रिच. सीरीज इज वन ऑफ द सोलर सिस्टम्स 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स. अभी तक हमने 5 ड्वार्फ प्लैनेट डिस्कवर करे हैं सोलर सिस्टम में और सीरीज उनमें से एक है. बट सीरीज एक लौता ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में लाई करता है. बाकी जितने भी 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ना, वो कूपर बेल्ट में लाई करते हैं. अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कर चुके हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पिछली वीडियो से, आपको पता होना चाहिए कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है और कूपर बेल्ट क्या है, ठीक है. तो सीरीज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सीरीज एक लौता ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में लाई करता है. बाकी सारे जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो डिस्कवर किए गए हैं 4, वो कूपर बेल्ट में लाई करते हैं. एंड एज यू नो, एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. द साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट सॉल्ट वाटर, जिसे हम ब्राइन भी कह देते हैं, सॉल्ट वाटर मिला है सीरीज पे, reservoir to be 40 kilometer deep and hundreds of kilometer wide. Ceres is about 950 kilometer wide. Ceres छोटा सा ही planet है ना, dwarf planet है, तो 950 kilometer wide ही है. The team of scientists has also concluded that Ceres is geologically active. Geologically active मतलब यहाँ पे earthquakes, volcano वगैरह होते रहते हैं. Currently enabling the seeping of liquid to the surface. Now जब आप geologically active होते हो ना, earthquakes वगैरह movement होती रहती है आपके surface पे, तो वाटर के भी चांसेस हैं कि ये वाटर सरफेस पे भी आ जाए. जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में क्या लिखा है, ये जो ब्राइन है ना, ये अंडर ग्राउंड है, ये ग्राउंड के नीचे मिला है ब्राइन, ठीक है. पर क्योंकि जियोलॉजिकली एक्टिव है सीरीज, तो ये ब्राइन जो सॉल्ट वाटर है ये ऊपर भी आ सकता है. क्लियर. इमेज कुछ ऐसी सी मिली है, देखना, ये मिली है नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट से सीरीज की इमेज. ये जो रेड रेड सा है ये सॉल्ट वाटर है जो अंडरग्राउंड है. क्लियर. चलो, ये तो है न्यूज़, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू ड्वार्फ प्लैनेट, नासास डॉन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है. तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट क्या है. नाउ नासास डॉन, इट इज़ अ रिटायर्ड स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय नासा इन 2007 with the mission on studying 2 of the 3 known protoplanets of the asteroid belt, Vesta and Ceres, ठीक है. तो नासा का जो ये जो डॉन मिशन था ना, ये 2007 में लॉन्च हुआ था और इसका काम था एस्टेरॉयड बेल्ट में 2 प्रोटोप्लैनेट्स को सर्वे करना, सीरीज और वेस्टा. नाउ प्रोटोप्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है. प्रोटोप्लैनेट्स वो होते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है सोलर सिस्टम कैसे बना था. हुआ क्या था कि ना बहुत सारी रॉक्स थी ना, वो आपस में टकराने लग गई, ठीक है. जब सन बना, सन के अराउंड बहुत सारी रॉक्स सन के अराउंड चक्कर लगा रही थी. इनमें से कुछ रॉक्स आपस में कोलाइड करके टकरा के ना प्लैनेट बना दिए इन्होंने, ठीक है. नाउ प्रोटोप्लैनेट्स क्या होते हैं, थर्ड पॉइंट देखना. प्रोटोप्लैनेट्स आर थॉट टू फॉर्म आउट ऑफ किलोमीटर साइज्ड प्लैनेटेसिमल्स. अब प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं, ये जो छोटी छोटी रॉक्स है ना जो कंबाइन करके प्लैनेट बनाएगी, इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं. Protoplanets are thought to form out of kilometer-sized planetesimals that gravitationally perturb each other's orbits and collide, gradually coalescing into the dominant planets, ठीक है. तो यही जो प्लैनेटेसिमल्स हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये आपस में कोलाइड करके पहले बनाती हैं प्रोटोप्लैनेट्स और उसके बाद ये और रॉक्स के साथ कोलाइड करके बना देते हैं प्लैनेट्स, ठीक है. तो 2 प्रोटोप्लैनेट्स हैं, वेस्टा और सीरीज एस्टेरॉयड बेल्ट में, जिनको सर्वे करना था डॉन ने.
वेस्टा तो चलो प्रोटोप्लैनेट ही है, सीरीज ड्वार्फ प्लैनेट है। वेस्टा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, वेस्टा प्रोटोप्लैनेट ही है, बट सीरीज ड्वार्फ प्लैनेट है। अब आप सोच रहे होगे ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, तो वो हम अभी देखते हैं, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो नासा का डॉन मिशन है ये रिटायर हो चुका है, 2018 में ही रिटायर कर गया था, और इसका लास्ट स्टॉप था सीरीज। एंड में इसने 2018 में सीरीज को स्टडी करना था। अब ये एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट अराउंड सीरीज, ये सीरीज पे कहीं चक्कर लगा रहा है सीरीज के अराउंड, पर ये स्पेसक्राफ्ट रिटायर हो चुका है। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है। एक तो ड्वार्फ प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। दूसरा, दे हैव इनफ मास टू अज्यूम अ नियरली राउंड शेप, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। एक तो ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, एक ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे फिर ड्वार्फ प्लैनेट और प्लैनेट में क्या फर्क हुआ, अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट एंड इज नॉट अ मून। नाउ ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये डिफरेंस है प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट में। ड्वार्फ प्लैनेट छोटे प्लैनेट है, पर ये जो कोई भी प्लैनेट होता है ना, उसका जो पूरा ऑर्बिट है वो उसी का है, उसके पूरे ऑर्बिट में कोई और स्पेस का ऑब्जेक्ट लाई नहीं करना चाहिए, उसने अपना ऑर्बिट क्लियर कर दिया है, ठीक है। बट ये जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं ना, इनके ऑर्बिट में ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाई करते हैं, इन्होंने अपना पूरा का पूरा नेबरहुड, अपना पूरा का पूरा ऑर्बिट क्लियर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं उनका ऑर्बिट साफ होता है, क्लियर होता है, सिर्फ उस पाथ पे सिर्फ वो प्लैनेट्स ही चक्कर लगाते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट का पूरा जो पाथ होता है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है, और ये छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, दिस डिफाइंस ड्वार्फ प्लैनेट्स। अच्छा, प्रीलिम्स में और क्या पूछ सकते हैं, पूछ ये सकते हैं कि सीरीज के अलावा और कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। एक तो सीरीज है विच इज सीन फ्रॉम डॉन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, और ओनली ड्वार्फ प्लैनेट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, क्लियर। दूसरा, प्लूटो जो है वो भी ड्वार्फ प्लैनेट है। कभी किसी टाइम में हम प्लूटो को सोलर सिस्टम का पार्ट समझते थे, बट प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, और ये कूपर बेल्ट में लाई करता है, और प्लूटो इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, आई मीन लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन कूपर बेल्ट। अच्छा, प्लूटो को व्यू किया था न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट 2015 में। देन इरिस जो है वो भी सेकेंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है कूपर बेल्ट में, प्लूटो के बाद सबसे बड़ा इरिस है, and its moon Dysnomia viewed by Hubble Space Telescope. Then next dwarf planet है Makemake, ये भी Hubble Space Telescope ने देखा था, और नेक्स्ट है Haumea, वो भी Hubble Space Telescope ने देखा था। ये 5 dwarf planets है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बेबी मिल्की वे डिस्कवर्ड, ये हिंदू में न्यूज आई थी, बेबी मिल्की वे डिस्कवर्ड 12.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। 12.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे का मतलब पता है क्या हुआ। अब वैसे मिल्की वे क्या है आपको पता है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम हैं, ठीक है। अब 12.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे आपको एक और गैलेक्सी दिखी है जो मिल्की वे जैसी ही दिखती है, ठीक है। नाउ 12.5 बिलियन लाइट ईयर्स का मतलब पता है क्या हुआ, कि ये गैलेक्सी इतनी दूर है कि इस गैलेक्सी से जो लाइट है ना वो हमारे पास 12.5 बिलियन ईयर्स बाद पहुंचती है, ठीक है। 12.5 बिलियन ईयर्स बाद लाइट फ्रॉम दिस बेबी मिल्की वे ट्रैवल्स टू मिल्की वे, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट पहुंच रही है इस बेबी मिल्की वे से, उसे 12.12 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। दिस मीन्स कि जो हमें ये अभी गैलेक्सी दिख रही है, वी आर एक्चुअली लुकिंग इन द पास्ट। ये जो गैलेक्सी अभी हमें दिख रही है, ये शायद गैलेक्सी ऐसी दिखती नहीं है, ये 12 बिलियन ईयर्स पहले ऐसी दिखती थी, राइट। अगर उस गैलेक्सी से लाइट को पहुंचते पहुंचते 12 बिलियन ईयर्स लग गए, तो हमारे पास जो लाइट पहुंच रही है वो तो 12 बिलियन ईयर्स अगो की है। तो वी आर एक्चुअली लुकिंग इन द पास्ट, ठीक है। नाउ ये जो गैलेक्सी है ये 12 बिलियन ईयर्स पुरानी हमें दिख रही है। अब 12 बिलियन ईयर्स पुराने का मतलब क्या है कि जब बिग बैंग हुआ था ना, जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, तो जैसे आप देख सकते हो, चलो मैं ये लाइन ही पढ़ देता हूं, ठीक है। A powerful ALMA radio telescope in Chile of European Southern Observatory has discovered a galaxy 12 billion light years away called, ये galaxy का नाम है। It has features similar to our Milky Way, a rotating disk and a bulge, center में एक bulge है, which is the high density of stars packed tightly around the galactic center.
This galaxy is so far away that it took billions of years for light to reach us, and so our image of it is from deep in past. ठीक है, अब ये 12 बिलियन ईयर्स मतलब 12 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स को सिर्फ 1.4 बिलियन ईयर्स की एज थी इसकी. ठीक है, दिस वॉज व्हेन द यूनिवर्स वॉज 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जस्ट 10% ऑफ इट्स करंट एज, एंड गैलेक्सीज वर स्टिल फॉर्मिंग. तो ये जो हमें दिख रही है ना इमेज इस गैलेक्सी की, ये अर्ली यूनिवर्स की इमेज है. शुरुआत में जो यूनिवर्स था वो कैसा था. ठीक है, इमेजेस कैसी हैं, जैसे मिल्की वे हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये SPT 041847 ये ऐसी दिखती है. ठीक है, नाउ researchers expect these young star systems to be chaotic and without the distinct structures typical of mature galaxies like Milky Way. रिसर्चर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अर्ली गैलेक्सीज थी ना, जो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में थी, स्टार सिस्टम्स बन रहे थे, ये केओटिक थे. ये मतलब इनके प्रॉपर फीचर्स नहीं थे. मैच्योर गैलेक्सीज के तो प्रॉपर फीचर्स होते हैं, बट इनके प्रॉपर फीचर्स नहीं थे. बट ये जो अभी हमें बेबी मिल्की वे दिखा है ना, ये केओटिक नहीं है, सरप्राइजिंगली अनकेओटिक है, और इसके मैच्योर गैलेक्सी वाले फीचर्स हैं. नाउ this unexpected discovery suggests the early universe may not be as chaotic as once believed, and raises many questions on how a well-ordered galaxy could have formed so soon after Big Bang. ठीक है, this result is quite unexpected and has important implications for how we think galaxies evolve. अब हम पास्ट में देख पा रहे हैं ना, तो हम समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज बनी कैसे. ठीक है, इस गैलेक्सी को हमें देख के पता चलेगा कि हमारा मिल्की वे भी कैसे बना था, हमारी गैलेक्सीज भी कैसे बनी थी. ऑलराइट, तो इसीलिए ये इमेज इंपॉर्टेंट है. बस इतना ही आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड. चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं. हॉल्स हॉल, डीमोस एंड फोबोस. नाउ ये जो न्यूज़ आई थी, ये इसमें सिर्फ प्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. पहली बात, डीमोस एंड फोबोस जो है ना, ये मार्स के 2 मून है. जैसे अर्थ का एक ही मून है मून, वैसे ही मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है डीमोस एंड फोबोस. ठीक है, मार्स के पास 2 मून है. क्लियर. नाउ ये जो 2 मून है, इन्हें डिस्कवर करा था हमारे एसएफ हॉल ने. ठीक है, सो डीमोस एंड फोबोस आर द 2 मून्स ऑफ आवर नेबरिंग प्लैनेट मार्स. They were discovered by an American astronomer Asaph Hall in the year 1877. That is why कहा है Hall's Hall. Clear? चलो, Deimos was spotted first and then within a week Phobos was found. तो Deimos सबसे पहले मिला, फिर उसके बाद Phobos मिला. अच्छा, हॉल से पहले, बहुत पहले, हॉल ने तो डिस्कवर करे हैं ना ये 2 मून. हॉल से पहले एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था योहानस केपलर. केपलर बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं 17th सेंचुरी के. उन्होंने स्पेकुलेट करा था कि मार्स के ना 2 मून है. ये जो केपलर थे, इन्होंने ऑब्जर्व नहीं करा, इन्होंने डिस्कवर नहीं करे डीमोस एंड फोबोस, पर इन्होंने स्पेकुलेट करा था, मतलब अंदाजा लगाया था कि यार मार्स के ना 2 मून होने चाहिए बैक इन 17th सेंचुरी. क्लियर. The 2 moons that Hall discovered have maintained a sense of mystery despite the growing tools at our disposal. ठीक है, ये 1877 में मिल गए थे डीमोस एंड फोबोस. आपको पता चल गया मार्स के 2 मून है. फिर भी आज हमारे पास इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम नहीं जान पाए डीमोस एंड फोबोस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन. हमें ज़्यादा पता ही नहीं है डीमोस एंड फोबोस के बारे में. क्लियर. नाउ वैसे आपको क्या पता होना चाहिए, डीमोस इज स्मॉलर देन फोबोस. ठीक है, खैर फोबोस हमारे मून से भी छोटा है. मतलब ये दोनों जो मून है ना, ये हमारे मून से छोटे हैं, और इन दोनों में सबसे बड़ा फोबोस है. ठीक है. Our current best bet with finding more about these moons lies with Japan. ठीक है, अभी करंटली इनके बारे में और इंफॉर्मेशन आ सकती है जापान के मिशन के बाद. जापान अपना मिशन भेज रहा है, मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन, MMX मिशन है, which plans to arrive at Mars in 2025 and study both of Mars small moons. तो जापान मिशन भेज रहा है to study Mars's moon. The mission also aims to grab some sample rocks from one of the moons and return it to Earth. If that is successful, it will not only go a long way in unraveling the truths about these moons, but might also help us understand our own Earth better. कि मून बनते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी इससे. Alright? Now, आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना इस आर्टिकल में भी लिखी थी, बट वो प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे. जो मार्स नाम है ना, मार्स जो नेम है, वो आया है रोमन माइथोलॉजी से. जो रोमन माइथोलॉजी में एक गॉड ऑफ वॉर थे. रोमन माइथोलॉजी में जैसे हिंदू माइथोलॉजी होती है, ग्रीक माइथोलॉजी होती है, नॉर्डिक माइथोलॉजी है, वैसे ही रोमन माइथोलॉजी में जो गॉड ऑफ वॉर था ना उनका,
उसका नाम मार्स था। तो ये जो प्लैनेट है ना मार्स, वो रोमन गॉड ऑफ वॉर के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों नाम है डीमोस एंड फोबोस, ये ग्रीक माइथोलॉजी से आए हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर थे एरीज, ARES, ठीक है। रोमन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर का नाम था मार्स, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर का नाम था एरीज। एरीज के दो बच्चे थे डीमोस एंड फोबोस। तो गॉड ऑफ वॉर था ना ग्रीक माइथोलॉजी में, नॉट रोमन, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर था एरीज, उसके दो बच्चे थे डीमोस एंड फोबोस। फोबोस का मतलब होता है फियर और डीमोस का मतलब होता है ड्रेड, तभी वर्ड फोबिया आया है फोबोस से, ठीक है। तो जो एरीज गॉड ऑफ वॉर है ग्रीक माइथोलॉजी में, उसका जो दूसरा बेटा था फोबोस, उसी से वर्ड फोबिया आया। क्लियर? खैर, ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया, वैसे पता होना चाहिए, बट प्रीलिम्स में ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे। खैर, अब हम अपने नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं। साइंस मॉनिटर और PIB में इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अपना अभी 50th फाउंडर्स डे मनाया है, ठीक है, वो न्यूज़ देख लेते हैं। The Founders Day in the 50th year of Indian Institute of Astrophysics was celebrated with dignitaries emphasizing the need to maintain the energy and enthusiasm created by its founder Dr. Venu Bapu by fusing the new ideas of young people with the wisdom and experience gained over 5 decades. ठीक है। Now जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके मेंस के सिलेबस में GS3 में क्लियरली लिखा हुआ है कि contributions made by Indian scientists आपको पता होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट हमारे फेमस रह चुके हैं, डॉक्टर वेणु बापू। उन्होंने ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का निर्माण किया था। दैट इज बाय 10th ऑफ अगस्त को डॉक्टर वेणु बापू की जो बर्थ एनिवर्सरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो अपना फाउंडर्स डे मनाता है। तो डॉक्टर वेणु बापू के बर्थडे पे ये IIA अपना फाउंडर्स डे मनाता है। क्लियर? द इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वेणु बापू एज फाउंडर्स डे ऑन 10th ऑफ अगस्त। अच्छा, थोड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। IIA, an autonomous institute of Department of Science and Technology, Government of India, celebrated its Founders Day on 10th of August 2020 through an online program in which the Founders Day lecture was delivered by Principal Scientific Advisor to Government of India, Professor K. Vijay Raghavan. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं के राघवन, प्रोफेसर के राघवन। उन्होंने फाउंडर्स डे लेक्चर दिया था। उनके लेक्चर का नाम था डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोशन, और उन्होंने ना अपने लेक्चर में माइक्रोस्कोपी को, डेवलपमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी के, माइक्रोस्कोप्स की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है, कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं माइक्रोस्कोप्स, उसके बारे में लेक्चर दिया था। तो उन्होंने ना माइक्रोस्कोपी पे लेक्चर दिया था, काफ़ी अच्छा। खैर, हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब ना मेंस में क्वेश्चन बनेगा उससे, ना प्रीलिम्स में। हमें क्या जानना है, डॉक्टर वेणु बापू के बारे में जानना है, ठीक है। M.K. Venu Bapu was an Indian astronomer and president of the International Astronomical Union. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक इंडियन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और वो इंडियन थे डॉक्टर वेणु बापू। ये आपको पता होना चाहिए। बापू हेल्प्ड एस्टैब्लिश सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इंक्लूडिंग द वेणु बापू ऑब्जर्वेटरी नेम्ड आफ्टर हिम, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। In 1957, he discovered the Wilson-Bapu effect jointly with the American astronomer Olin Shaddock Wilson. ठीक है, तो एक ना स्टार्स को स्टडी करते हुए स्टार्स में एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं विल्सन बापू इफेक्ट। ये जो स्टार्स में इफेक्ट होता है, इसको डिस्कवर विल्सन और वेणु बापू ने करा था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड विल्सन बापू इफेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विल्सन बापू जो इफेक्ट है वो किसने जॉइंटली डिस्कवर किया था। M.K. Venu Bapu was the president of International Astronomical Union. ये कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, और अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कोविड-19 अपडेट्स। नाउ कोविड-19 अपडेट्स में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं, तो ये दोनों आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये दोनों आर्टिकल्स आप पढ़ लेना। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ इन दोनों आर्टिकल्स में लिखा क्या हुआ था। जो ये हिंदू वाला आर्टिकल है ना, SARS-CoV-2 स्पेसिफिक टी सेल इम्यूनिटी प्रिवेंट्स रेकरेंट सीवियर कोविड-19 डिजीज, ये जो आर प्रसाद ने आर्टिकल लिखा है ना, ये एक स्टडी को हाईलाइट करते हुए लिखा है। वो स्टडी पता क्या कहती है? वो स्टडी ये कहती है कि अगर आपको माइल्ड केस भी हुआ है ना कोविड-19 का, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है और अगर आपको कोविड-19 डिजीज हो गया है, तो आपकी बॉडी में ना एक टी सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, ठीक है। टी सेल्स की ना मेमोरी में वो सेव हो जाएगा कोरोना वायरस की डिटेल्स, ठीक है। तो आपको ना फ्यूचर में कोरोना वायरस डिजीज कभी नहीं होगा। ये जो टी सेल्स है ना, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देंगे।
तो किसी को अगर स्ट्रॉन्ग केस होता है, सिवियर केस ऑफ कोविड-19 होता है, या माइल्ड केस ऑफ कोविड-19 होता है, या एसिम्टोमेटिक भी होता है कोई, ठीक है, उस वो अब इंसान जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया, वो अब इम्यून है, फ्यूचर में उसको फ्यूचर में कोरोना वायरस है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वो इंसान, काफ़ी टाइम तक, नॉट परमानेंटली बट काफ़ी टाइम तक वो इंसान इम्यून रहेगा फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ टी सेल्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। अच्छा, प्रिंट का जो आर्टिकल है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं कहूँगा आप ज़रूर पढ़ लेना। प्रिंट में आर्टिकल लिखा था कि ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ है ना, एक्चुअली इसकी एक खास बात है, मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो ये वायरस स्प्रेड नहीं करते, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को जिनको कोरोना वायरस है वो स्प्रेड नहीं कर सकते ये वायरस, या वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते ये वायरस। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर ये वायरस ऐसा होता है कि ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि मैक्सिमम लोग ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते ये वायरस, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये वायरस सुपर तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो लोग जो ये वायरस सुपर तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं, अगर उन्हें आप क्राउडेड जगहों पे भेज दो तो ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कोविड पैंडेमिक को रोकने के लिए ना आपको इतने ड्रकोनियन मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है कि आपने लॉकडाउन कर दिया, सबको बंद कर दिया। आपको बस ये ना सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स रोकने हैं। जैसे इंडिया में तबलीगी जमात वाला केस हुआ था, ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट था, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ये क्राउडेड इवेंट्स हुए ना जिनकी वजह से कोरोना वायरस फैल गया, इन्हें सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि रादर देन एनफोर्सिंग ब्रूटल लॉकडाउन्स, आप सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स किसी तरह रोक दो तो कोविड-19 पैंडेमिक अरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक आर्टिकल लिखा हुआ था। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको लेक्चर ठीक लगा हो, आपके कोई डाउट्स ना रहे हो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द डिस्कशन सेक्शन, and yeah, so I'll see you next time with more stuff. Thank you.